फ्रेंड्स, हम अपना मेन टॉपिक कवर कर रहे थे क्रेडिट असेसमेंट वर्किंग कैपिटल का, जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल असेसमेंट और प्रॉपर्टी असेसमेंट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो फिलहाल हम जो अपने लेक्चर्स की शुरुआत करी हुई है हमने हमने प्रॉपर्टी असेसमेंट वाले पार्ट से अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले प्रॉपर्टी असेसमेंट को कवर करने के बाद हम अपने फाइनेंशियल असेसमेंट वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी असेसमेंट वाला जो पार्ट है उसको आपको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बता चुके हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो के बारे में बता चुके हैं, टेक्निकल पार्ट बता चुके हैं, लीगल पार्ट बता चुके हैं, और जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें जो टाइप ऑफ मॉर्गेज है कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड इक्विटेबल मॉर्गेज बेसिकली, तो उनके बारे में अपडेट कर चुके हैं। तो अभी हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट पार्ट है प्रॉपर्टी का, कि चार्ज ओवर द करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बोरोवर। तो ये क्या चीज होती है कि चार्ज ओवर द, जैसे हम वर्किंग कैपिटल में ये टर्म बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि हमारा करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज है क्लाइंट के। तो इस ये टर्म क्या होती है और इसका क्या रेलेवेंस है हमारे लिए, तो इस चीज को हमने समझना है इस लेक्चर के अंदर। तो चार्ज ओवर द करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, इसको आपको देखने में टेक्निकल लग रहा होगा, बट आपने हमेशा एक टर्म अपने टाइम में ये सुनी होगी। दो टर्म्स आप फेमिलियर हो गए आप टर्म्स के साथ। एक होती है फिक्स्ड चार्ज, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। दो तरह के चार्ज आप हमेशा पढ़ते होंगे कि एक फिक्स्ड चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है और उनका क्या रेलेवेंस है। तो आप किसी क्लाइंट की अगर बैलेंस शीट देखते हैं किसी क्लाइंट की, तो चार्ज हमेशा एक याद रखिए कि हमेशा चार्ज एसेट्स के ऊपर होता है, लायबिलिटी के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं ना। जो क्लाइंट की एसेट्स हैं, क्लाइंट की संपत्ति है, उसी के ऊपर ही चार्ज होता है हमेशा। तो जो बैलेंस शीट्स होती हैं उसमें बैलेंस शीट के अंदर जो क्लाइंट की एसेट साइड है, तो वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हम उसको बोल सकते हैं। एक तो नॉन करंट एसेट्स हैं और एक करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स हैं एंड करंट एसेट्स हैं, दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड रहती है हमेशा ये एसेट साइड। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाते हैं उसके क्लाइंट के, फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, या एनी अदर, जैसे अपना कोई स्टिकी डेटर्स हो, या एनी अदर कोई और एनी अदर करंट एसेट्स हो सकती है, जो एनी अदर नॉन करंट एसेट जो क्लाइंट को एक साल में रियलाइज नहीं होनी है, या जैसे कोई सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी है, टेलीफोन सिक्योरिटी है, इस तरह की चीज हुई। तो अब करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं। करंट एसेट्स में आपको मालूम है स्टॉक आ जाता है, डेटर्स आ जाते हैं, अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं जो एक साल में रिकवर हो जाने हैं, जिसमें जीएसटी रिसीवेबल्स भी हो सकता है, वैट जीएसटी रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस ये। तो अब जो अपना नॉन करंट एसेट्स हैं, जैसे उसमें से फिक्स्ड एसेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स में बेसिकली क्या होता है आपके पास, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, या एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको हम डेप्रिसिएशन, इन फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है कि हम इन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बुक्स के अंदर, जो कि एक नोशनल एक्सपेंस है, जिसका कोई एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं है, या इसके अंदर कोई एसेट फिजिकली लो या कम या ज्यादा नहीं होता है, इसके अंदर नहीं होता। डेप्रिसिएशन जस्ट एक नोशनल एक्सपेंस है, हम अपने मैचिंग कंसेप्ट जो अकाउंटिंग का है उसको करने के लिए डेप्रिसिएशन को लगाते हैं। तो अब जब क्लाइंट ने बैंक से लोन लेना है, तो लोन लेने के टाइम बैंक उससे सिक्योरिटी की डिमांड करता है। सिक्योरिटी की, कल को अगर लोन में आपने डिफॉल्ट किया तो मेरे को उस सिक्योरिटी का सहारा हो, जिससे मैं आपको लोन दिया है उसको मैं रिकवर कर पाऊं।
तो जो सिक्योरिटी क्लाइंट ऑफर करता है, जो सिक्योरिटी ऑफर होती है, उसके ऊपर बैंक का लियन हो जाता है। लियन इन द सेंस बैंक का चार्ज हो जाता है। अब सिर्फ चीज यही समझनी है कि ये सिक्योरिटीज किस तरह की हो सकती हैं। अब ये सिक्योरिटीज फिक्स्ड भी हो सकती हैं और करंट भी हो सकती हैं। फिक्स्ड मींस जिनकी फिक्स्ड मींस जो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह की। करंट मींस जिस तरह से स्टॉक, जिस तरह से डेटर्स, इस तरह की। तो स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर भी लोन होता है। तो अब हम जो लास्ट पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे वो लैंड एंड बिल्डिंग्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टी एसेसमेंट करनी है, उनकी वैल्यूएशंस करवानी है, उनका लीगल चेक करना है, उनकी ओनरशिप चेक करनी है, वो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो जब हम लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्टगेज करते हैं, जब ये मॉर्टगेज करते हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग को, तो बैंक का जो चार्ज क्रिएट होता है उसको फिक्स्ड चार्ज बोला जाता है, उसको फिक्स्ड चार्ज बोला जाता है। दैट मीन्स कि फिक्स्ड चार्ज क्या चीज है? फिक्स्ड चार्ज वही है जो बैंक के फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाता है। इट इज क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। काफी बैंक्स एनबीएफसी जो है वो क्लाइंट के खाली प्लांट एंड मशीनरी पे भी फंड करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? अगर मान लो कोई क्लाइंट की फैक्ट्री रनिंग में है, कोई फैक्ट्री रनिंग में है, ठीक है जी, उसने अपने फैक्ट्री में एक मशीनरी लगानी है फैक्ट्री के अंदर, और वो मशीनरी उसने बाहर से इंपोर्ट करनी है। तो वो क्या कह रहा है बैंकों की, मेरे को ये मशीनरी आप फाइनेंस करके दो ताकि मैं अपनी फैक्ट्री में लगा पाऊं और अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ा पा रहा हूं। ये मशीनरी मान लो 1 करोड़ रुपए की है, तो बैंक क्या करता है कि इस मशीनरी को फंड कर देता है और मशीनरी की 1 करोड़ की मशीनरी की वैल्यू के ऊपर बैंक का चार्ज हो जाता है, बैंक का चार्ज हो जाता है और क्लाइंट उस मशीनरी को बैंक की परमिशन के बिना बेच नहीं सकता या उसको मूव आउट नहीं कर सकता। तो ये भी चार्ज क्या है? एक फिक्स्ड चार्ज है बैंक का। तो इन एग्जांपल से हमने क्या समझा है कि जो फिक्स्ड चार्ज है, बेसिकली फिक्स्ड चार्ज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फिक्स्ड चार्ज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्रिएटेड ऑन fixed assets of the borrower. It is created on fixed assets of the borrower. एक तो ये फीचर है इसका कि फिक्स्ड एसेट्स पे क्रिएट होता है। सेकेंडली द बोरोवर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर और एनीवे डिस्पोज ऑफ, किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है या खत्म करना है एसेट्स को, डिस्पोज ऑफ द एसेट विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक। अगर परमिशन लेने जाएगा तो बैंक ऑब्वियसली उसको बोलेगा कि मेरा लोन रिपे करो, तो आप अपने एसेट के साथ जो मर्जी करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही क्रिएट होता है कंपनी के या बोरोवर के। और सेकेंडली ये जिस एसेट के ऊपर ये एक बार क्रिएट हो गया तो उस एसेट को क्लाइंट कभी भी बेच नहीं सकता या ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक। तो ये मेन फीचर है फिक्स्ड चार्ज का। तो अब हमने समझना है कि सेकंड जो पार्ट है अपना फ्लोटिंग चार्ज, कि फ्लोटिंग चार्ज का क्या मीनिंग है। अच्छा, फिक्स्ड चार्ज में मैं चीज सिंपल आप समझते भी हैं कि कल को अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करता है, लोन के अंदर डिफॉल्ट करता है, तो बैंक जो फिक्स्ड एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया था उसका कोर्ट के थ्रू पोजेशन अपने पास लेता है, उसको डिस्पोज ऑफ करता है यानी सेल करता है एंड रिकवर कर लेता है अपने ड्यूज को, रिकवर इट्स ड्यूज। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है फिक्स्ड चार्ज के अंदर, और बैंक के लिए भी सिक्योरिटी है। बैंक को पता है कि मेरे पास कौन सी एसेट मॉर्टगेज पड़ी है और बैंक सीधा उसके लिए एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि बैंक बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया और वो रीपे करना नहीं चाह रहा, तो ये एसेट का कब्जा मेरे को मिल जाना चाहिए। कोर्ट ग्रांट करता है परमिशन, बैंक एसेट अपने कब्जे में लेता है, देन उसके बाद उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो सिंपल प्रोसेस है कंपैरेटिवली। अब हमने देखना है कि जो अपना फ्लोटिंग चार्ज है,
फ्लोटिंग चार्ज है कि ये क्या चीज है फ्लोटिंग चार्ज। तो फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग का मीनिंग होता है चेंज होते रहना, चेंजिंग, चेंजिंग। देखिए फिक्स्ड के केस में क्या था कि एसेट वहीं के वहीं पड़ी है, लैंड एंड बिल्डिंग वहीं के वहीं पड़ी है। फ्लोटिंग चार्ज जो क्रिएट होता है वो कंपनी के करंट एसेट्स पे क्रिएट होता है, और करंट एसेट्स में भी मेनली दो ही एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर क्रिएट होता है, वो है स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर। अब आप किसी क्लाइंट को इमेजिन करिए, अगर किसी क्लाइंट ने आपसे वर्किंग कैपिटल की लिमिट ले रखी है, अगर उसने लिमिट अवेल कर रखी है आपसे, तो उसके ऊपर आपका फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है अपना स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर, स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर। तो चार्ज होने, अब फिक्स्ड, अब देखिए आप फिक्स्ड चार्ज में क्या सीन था कि वो सेल नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता एसेट को बैंक की परमिशन के बिना। अब फ्लोटिंग चार्ज तो स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर आपका क्रिएट हो चुका है, तो स्टॉक एंड डेट, तो क्या इस सिनेरियो में भी वो स्टॉक एंड डेटर्स को ना बेच पाए, ना सेल कर पाए, ना उसका कुछ यूज कर पाए आपकी परमिशन के बिना? तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बिजनेस ही स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर चलता है। स्टॉक आता है, स्टॉक इनकमिंग आता है, स्टॉक आउटगोइंग होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है उसकी वैल्यू बुक्स में। हर बैलेंस शीट डेट पे उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, हर रोज उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, हर मंथ एंड पे वैल्यू सेम नहीं होती। सिमिलरली डेटर्स की वैल्यू कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, उसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती है। सेल करेंगे पार्टीज को तो डेटर्स वैल्यू बढ़ जाएगी, उनसे कलेक्शन होगी तो डेटर वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वैल्यूज ऑलवेज कीप ऑन, दीज वैल्यूज ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। तो दैट इज वाई जब इन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है तो उसको फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। तो फ्लोटिंग चार्ज का क्या फीचर है कि क्रिएटेड ऑन द करंट एसेट्स, क्रिएटेड ऑन द करंट एसेट्स, चार्ज अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, चार्ज अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड। इस पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स अमाउंट? क्योंकि करंट एसेट्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। बोरोवर जो है, बोरोवर जो है वो एसेट, जो एसेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड है, वो उस एसेट को सेल कर सकता है या उसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक, विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक, परमिशन ऑफ द बैंक। सो फिक्स एसेट्स के केस के अंदर बैंक ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरा इतना वैल्यू के ऊपर, अगर आपकी स्टॉक है, सॉरी करंट फ्लोटिंग चार्ज के केस के अंदर बैंक ये नहीं बोल सकता कि आपके जिस दिन मैंने लोन दिया था उस दिन आपका स्टॉक 1 करोड़ रुपए का था, उस दिन आपके डेटर्स 50 लाख रुपए के थे, तो मेरा 1.5 करोड़ रुपए का चार्ज है आपके स्टॉक एंड डेटर्स के ऊपर। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज हमेशा चेंज होता रहता है, इसके अंदर कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है अपने पास। तो इसके अंदर डिफॉल्ट के केस में क्या होता है, तो यही चीज एक समझने वाली है, इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। तब जब डिफॉल्ट होता है तो बैंक किस तरह से इस चार्ज को इन्फोर्स करता है अपने पास। तो जब ये चार्ज एक बार क्रिएट हो गया तो ये चार्ज तो हमेशा अमाउंट तो बदलता रहेगा, अमाउंट तो हमेशा बदलता रहेगा। तो जब इन केस ऑफ डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट होता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, जब बोरोवर रीपे करने से मना कर दे, देन बैंक परमिशन लेके जो फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, इसको कन्वर्ट कर देता है फिक्स्ड चार्ज के अंदर। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन इनटू फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड चार्ज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जब इसको फिक्स्ड चार्ज के अंदर कन्वर्ट कर देता है बैंक, तो उसके अंदर फिर जो सारे हमने फिक्स्ड चार्ज वाले फीचर्स को अभी रीड किया था वो सारे फीचर्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। देन देन उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाता है, देन बोरोअर कैन नॉट सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज ऑफ करंट एसेट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द बैंक। क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज जो है फिक्स्ड चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उसके सारे फीचर उसके अंदर फिक्स्ड चार्ज वाले वो इनकॉर्पोरेट हो गए। तो विदाउट परमिशन ऑफ द बैंक वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, और वो सारी एसेट्स जो भी जिस उस टाइम पे पड़ी होंगी उसकी प्रेमिसेस में, जितनी वैल्यू की भी पड़ी होंगी, वो बैंक की हो जाएंगी, और बैंक उनको मार्केट में बेच सकता है, जिस तरह मर्जी रिकवरी उनके थ्रू कर सकता है। जो ये कन्वर्जन प्रोसेस है,
जो ये कन्वर्जन प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ये टेक्निकल टर्म आपको कभी भी गूगल पे भी इसके बारे में रीड कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस है कन्वर्जन का, फ्लोटिंग टू फिक्स का कन्वर्जन, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। की फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइज हो गया है, अब वो क्रिस्टल की तरह फिक्स हो गया है फ्लोटिंग चार्ज। तो इस तरह से बैंक उसको रिकवर कर सकता है। तो नॉर्मली जैसे मैंने अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी देखा है कि एक क्लाइंट ने जैसे डिफॉल्ट किया था लोन के अंदर, डिफॉल्ट किया था, तो उसके बुक्स के अंदर जो डेटर्स, बुक्स के अंदर जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग थे, जो डेटर्स की आउटस्टैंडिंग थी उसकी हमने लिस्ट निकाली, डेटर्स की आउटस्टैंडिंग की, और लिस्ट निकाल के जिनसे जिनसे जो जो भी रिकवरी करने वाली थी डेटर्स की, उन सबको लीगल नोटिस भेजे, उन डेटर्स को लीगल नोटिस सर्व किए कि भाई आपके जो भी ड्यूज हैं, आपके जो भी ड्यूज हैं इस क्लाइंट को लेके, वो आप इस अकाउंट नंबर में, इस अकाउंट नंबर में जमा करवाएं, डिपॉजिट करवाएं। उस अकाउंट के ऊपर हमने क्लियर मार्क किया हुआ था कि जो भी उसके अंदर डिपॉजिट्स जमा होंगे, जो भी उसमें रकम जमा होगी, उसको हम यूज कर लेंगे फॉर रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दिया। तो असल में होता भी क्या है, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई क्लाइंट डिफॉल्ट करता है, जब भी कोई क्लाइंट डिफॉल्ट करता है बैंक के लोन पे, तो जब आप रिकवरी करने जाते हैं, तो आपको कभी भी उसके स्टॉक उसके प्रेमिसेस में मिलता ही नहीं है। वो सारा कुछ इंटेंशनल डिफॉल्टर्स हमेशा स्टॉक को खाली कर चुके होते हैं, कभी भी नहीं मिलता। जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हमेशा खाली हो चुकी होती है प्रेमिसेस के अंदर, प्रेमिसेस में कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि आप 24 घंटे उसकी प्रेमिसेस की निगरानी नहीं कर सकते। जब तक कोर्ट की ऑर्डर लेने में आपको टाइम लगता है या जो भी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज करने में टाइम लगता है, तब तक ये सारा कुछ सामान खाली हो चुका होता है क्लाइंट का। तो ठीक है, ये बाय बुक्स कहना हमने हमारे लिए आसान है कि हमने करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज लिया होता है, पर जब प्रैक्टिकल सिनेरियोज आते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस आती हैं इनकी, तब जाके पता लगता है कि ये चीज बोलनी जितनी आसान है उतनी प्रैक्टिकल होनी बहुत मुश्किल है। तो ये बेसिकली चार्ज डिफरेंस होता है फिक्स्ड एसेट एंड फ्लोटिंग चार्ज के अंदर। तो अभी हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करना है, प्रॉपर्टी असेसमेंट हमारा मोस्टली अब कंप्लीट हो चुका है, ये मोस्टली हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं ऐड कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट, जो इसके नेक्स्ट में बनाऊंगा प्रॉपर्टीज के ऊपर ही, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही। देर आफ्टर उस लेक्चर के खत्म होने के बाद हम अपना मेन जो फाइनेंशियल असेसमेंट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर भी काफी मल्टीपल लेक्चर्स हमने बनाने हैं। सो ये लेक्चर मैं यही फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू।